2019 का क्वेश्चन नंबर 1, explain the importance of understanding the marketplace and customers. Identify 5 core marketplace concepts. So, मार्केटप्लेस को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आइडेंटिफाई करता है कस्टमर नीड्स को और वांट्स को, डेवलप करता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को जो सेटिस्फाई करती हैं नीड्स को, बिल्ड करता है कस्टमर रिलेशनशिप एंड लॉयल्टी, क्रिएट करता है कंपेटिटिव एडवांटेज बाय एंटिसिपेटिंग मार्केट ट्रेंड। कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि कस्टमर क्यों वो प्रोडक्ट खरीदे और उसको क्या कंपेटिटिव आपके कंपेटिटर्स के बदले में क्या उसको प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी है जिसकी वजह से वो इस प्रोडक्ट को बाय करें। और वो एंटिसिपेट करते हैं कि फोरकास्ट कर लेते हैं पहले से पता चल जाता है कि मार्केट ट्रेंड्स क्या होंगे। तो ये सारा कुछ बताती है हमें मार्केट प्लेस और ये कस्टमर्स के लिए ज़रूरी होता है। द 5 कोर मार्केट प्लेस कॉन्सेप्ट्स ये हैं कि नीड्स, वांट्स और डिमांड्स क्या हैं, क्या ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और वो किस तरह से क्या क्या चीज़ें उनकी ये रिक्वायरमेंट्स शेप करती हैं। कल्चर उनका शेप करता है उनकी वांट्स या उनकी डिमांड्स, ये उनकी परचेजिंग पावर के बारे की वजह से वो ये चीज़ें खरीदते हैं। तो ये 5 कोर मार्केट प्लेस कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट है कि नीड्स, वांट्स और डिमांड्स जो हैं वो एक कोर है मार्केट प्लेस का, जो कि उनका बनाती है नीड्स, वांट्स और डिमांड्स, शेप्ड बाय कल्चर और बैक्ड बाय सपोर्ट उसको होती है परचेजिंग पावर की। परचेजिंग पावर होती है कि हम कौन सी चीज़ हम कितने हद तक कौन सी चीज़ खरीद सकते हैं। मार्केट ऑफरिंग्स क्या होती हैं? वो ये होती हैं कि प्रोडक्ट, सर्विस या कोई भी एक्सपीरियंस जो हम ऑफर करते हैं सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर नीड्स को, वो दूसरी कोर हो गई हमारी 5 कोर्स मार्केट प्लेस में से। और तीसरी कोर है वो वैल्यू और सेटिस्फेक्शन। पहली उनकी नीड्स, वांट्स और डिमांड्स क्या हैं? दूसरा फिर आपको क्या ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को कि वो सेटिस्फाई हो जाए, उसकी नीड्स पूरी हो जाए। और फिर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, ये है कि आपकी कस्टमर प्रोडक्ट क्यों चूज़ कर रहा है और उसको क्या वैल्यू और सेटिस्फेक्शन मिल रही है। एक्सचेंज रिलेशनशिप, एक्सचेंज एंड रिलेशनशिप्स में ये होता है कि मार्केटिंग में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बोथ पार्टीज को बेनिफिट कर रही हैं। जब आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो आपको इन रिटर्न उसकी अमाउंट मिलती है, जो कि रिलेशनशिप एक्सचेंज हो रहा है। एक तो रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, ठीक है, बायर्स और परचेजर में, और दूसरा कि आप दोनों बेनिफिट्स हो रहे हैं, उनको वो यूटिलिटी मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है और दूसरे को अमाउंट मनी मिल रहा है। सो मार्केट 5वीं है। मार्केट का मतलब होता है कि एक्चुअल पोटेंशियल बायर, ऐसी प्लेस जहाँ पे एक्चुअल बायर हो, और पोटेंशियल बायर वो बायर होता है जो बाय कर सकता है, जो विंडो शॉपिंग के लिए हम जाते हैं तो हम पोटेंशियल बायर होते हैं। हम एक्चुअल बायर तब बनते हैं जब हमने कोई चीज़ वाकई में खरीदनी होती है। पोटेंशियल बायर हम सिर्फ अभी देखने के लिए गए हैं कि मार्केट रिसर्च करने गए हैं कि हम कोई चीज़ खरीदें या ना खरीदें। तो पोटेंशियल बायर और एक्चुअल बायर में ये फ़र्क होता है। सो व्हाट इज़ अ सस्टेनेबल मार्केटिंग? हाउ इज़ सोशल मीडिया कंट्रीब्यूटिंग टू what is sustainable marketing, or how is social media contributing to enhancing the अवेयरनेस ऑफ सस्टेनेबल मार्केटिंग? सस्टेनेबल मार्केटिंग वो प्रोसेस होती है जिससे हम डेवलप करते हैं एंड प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट्स को जो कि हमारी एनवायरनमेंट को भी प्रिजर्व करे, सोसाइटी को भी प्रिजर्व करे और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को भी प्रिजर्व करे फ्यूचर जनरेशंस के लिए। सोशल मीडिया इसमें कैसे कंट्रीब्यूट करता है? सोशल मीडिया कंट्रीब्यूट करता है रेजिंग अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबल प्रोडक्ट, इनकरेज करता है कंज्यूमर एडवोकेसी को और उनकी फीडबैक को। पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ें जो हमारी एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकती हैं और कौन सी चीज़ें उनको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। फिर सोशल मीडिया ने भी काफ़ी अवेयरनेस फैलाई सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के बारे में। फिर कस्टमर को या कंज्यूमर को इनकरेज किया कि आप कुछ चीज़ें खरीदें, कौन सी चीज़ें खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए। ये एक तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन गई। और फिर उस पे फीडबैक भी आया। शेयरिंग सक्सेस स्टोरीज की कंपनीज़ ने चीज़ों को किस तरह कंपनी ने अपनी चीज़ों को सस्टेनेबल बनाया है और किस तरह वो प्रैक्टिसेस हमारी एनवायरनमेंट को बेनिफिट कर रही हैं, और प्रोवाइड किया एक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया ने जिसकी वजह से डिस्कशन होती है इन चीज़ों पे और सस्टेनेबल प्रैक्टिस की असल में इन पे प्रैक्टिसेस हो रही हैं। डिफाइन अ प्रोडक्ट एंड द 3 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट, डिस्कस ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज मार्केटर्स यूज टू डेवलप ब्रांड। 3 लेवल्स ऑफ अ प्रोडक्ट ये होती है कि कोर प्रोडक्ट क्या है, कोर प्रोडक्ट से मुराद कि क्या कोर बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट या सर्विस मिल रही है कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बदले में। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है? एक्चुअल प्रोडक्ट होती है कि उसका डिज़ाइन कैसा है, उसकी ब्रांड कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके फीचर्स क्या-क्या हैं। और फिर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या है?
ऑगमेंटेड जो प्रोडक्ट होती है, लेवल ऑफ प्रोडक्ट में ये थर्ड लेवल होता है। इसमें ये जो आप बेनिफिट ऐड कर रहे हैं अपनी तरफ से, यानी कि अगर आपकी प्रोडक्ट है जैसे कोई शान चाट मसाला, तो फिर आपकी कोर प्रोडक्ट क्या है, वो क्या बेनिफिट दे रही है, वो आपके खानों में टेस्ट बढ़ा रही है। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है, आपकी पैकेजिंग कैसी है, डिज़ाइन कैसा है, उसके फीचर्स क्या-क्या है, इसमें स्पाइसेस है, किस तरह के स्पाइसेस है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो एक्चुअल प्रोडक्ट हो गई। और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट ये हो गई कि आपने एडिशनल सर्विस या बेनिफिट लाइक वारंटीज़ और कस्टमर सपोर्ट क्या है इसकी। तो ये इसकी कस्टमर सपोर्ट क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लीजिए कि जो आप टारगेट करते हैं यूके, यूएस में जो मार्केट है, उनके एशियंस को टारगेट करते हैं, जिनको खाना पकाना नहीं आता, तो सो वो रेडीमेड मसाला पैकेजेज़ यूज़ करके ये प्रोडक्ट आप एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। इसमें ये वैल्यू ऐड करके आप ये एडिशनल सर्विस आपने ऐड की है कि आपने स्पेसिफिकली रेडीमेड मसाले बना के, पहले ये मसाले अलग-अलग डिफरेंट अवेलेबल थे, आपने इनको मिक्स करके एक पैकेजिंग बना के, इन पे वारंटी और कस्टमर सपोर्ट डाल के, और फिर ये वैल्यू ऐड जो आपने की है, इसको सेल कर रहे हैं एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को, जो कि है बाहर रहने वाले वो लोग जिन्हें खाना पकाना उस तरह से नहीं आता। तो ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं? वो ये होती है कि ब्रांड पोज़ीशनिंग क्या है? उसमें आप यूनिक पोज़ीशन कस्टमर के माइंड में कैसे क्रिएट करते हैं? ब्रांड नेम सिलेक्शन, ब्रांड नेम सिलेक्शन, इसमें एक ऐसा नेम चूज़ करते हैं जो उसकी आइडेंटिटी के साथ रिफ्लेक्ट करे। फिर ब्रांड स्पॉन्सरशिप डिसाइड करते हैं बिटवीन मैन्युफैक्चरर ब्रांड्स, प्राइवेट ब्रांड्स एंड को-ब्रांडिंग में। ब्रांड डेवलपमेंट एक्सटेंड करते हैं आप ब्रांड थ्रू लाइन एक्सटेंशंस और न्यू प्रोडक्ट्स। उसी ब्रांड को आप उसकी या तो डिफरेंट लाइन्स में एक्सटेंड करते हैं, यानी कि अगर आपका सिर्फ़ सिंपल मसाले आप पहले बेच रहे थे, फिर आपने मूव कर दिया कढ़ाई मसाला, मटन बिरयानी मसाला, चिकन बिरयानी मसाला, तो वो एक ला उसी लाइन में भेज तो आप फूड एक मसाला पैकेजिंग ही बेच रहे हैं, लेकिन उसकी लाइन्स आपने एक्सटेंड कर दी हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन्हीं एक ही लाइन में। और न्यू प्रोडक्ट, या फिर अब आप कहें कि हमने रेडीमेड वेजिटेबल्स की तरफ जाना है, तो आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट हो गई। लाइन वही है, लेकिन प्रोडक्ट आपकी बिल्कुल डिफरेंट है। पहले आप स्पाइसेस बेच रहे थे, अब आप फूड बेच रहे हैं। Explain how discount and allowances differ from promotional pricing. Discuss the impact of the economy on a company's pricing strategy. So discount और allowances कैसे डिफरेंस होती है कि डिस्काउंट और allowances होती है प्राइस जो हम रिड्यूस करते हैं इनकरेज करने के लिए परचेज को। जैसे कि आप बल्क डिस्काउंट देते हैं या ट्रेड इन अलाउंस डिस्काउंट देते हैं कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें खरीदेंगे तो हम आपको डिस्काउंट कर देंगे। और एक प्रमोशनल प्राइसिंग होती है जो कि सिर्फ थोड़े वक्त के लिए होती है, ताकि आप अपनी या तो इन्वेंट्री खाली कर सकें, आपके पास बैकअप में इन्वेंट्री पड़ी हुई थी उसको निकालने के लिए करते हैं, या फिर आप रिजेक्शन प्राइस करता है कि शॉर्ट टर्म सेल जनरेट हो जाए, जो कि पहले नहीं हो रही थी। सो उसमें ये होता है जैसे हॉलीडे सेल्स, उसमें होती है जैसे हॉलीडे सेल्स। और उसका इम्पैक्ट ये होता है इकोनॉमी में कि अगर रिसेशन है तो कंपनी अपनी प्राइसेस लो कर देती हैं ताकि सेल्स वॉल्यूम मेंटेन रहे। लेकिन अगर बूम है, आपका ऑलरेडी इकोनॉमी अच्छी जा रही है, तो बिजनेस अपनी प्राइसेस बढ़ा देते हैं ताकि उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाए। डिस्कस द रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग इन द प्रमोशन मिक्स, इन व्हाट सिचुएशन इट इज मोर इफेक्टिव देन एडवर्टाइजिंग। पर्सनल सेलिंग जो होती है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन से आप कस्टमर के साथ डील करते हैं और एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और क्लोज सेल होती है आपकी। और इसकी ये तब इफ़ेक्टिव होती है जब या तो आप बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बेच रहे हो, जिसने बनाई है वो प्रोडक्ट और जो खरीद रहा है वो आपस में डायरेक्टली कनेक्शन उनका होना ज़रूरी है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रिक्वायर होती है। या फिर आप बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं कि आपने एक प्रोडक्ट बनाई है और आप किसी दूसरे बिज़नेस को ही भेज रहे हैं जिसने वैल्यू ऐड करके इसने आगे सेल करनी है। तो वहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए, इसलिए पर्सनल सेलिंग बी टू बी में यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में ज़रूरी होता है। इसके अलावा हाई वैल्यू परचेजेज़ वेयर ट्रस्ट इज़ क्रूशियल, यानी कि आप बहुत ही कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वहाँ पे आपको ट्रस्ट की ज़रूरत होती है। ट्रस्ट आप तभी करेंगे जब या तो आप उसको जानते हो, जैसे ये डिज़ाइनर होते हैं, वो अगर 30-40 लाख की कोई आप उनसे परचेज़ कर रहे हैं, तो आप कस्टमाइज़ अपनी प्रोडक्ट बनवाते हैं। आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे ये वैल्यू एडिशन चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए और इसी तरह होना चाहिए। तो हाई वैल्यू परचेज़ जो होती हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, उनके लिए ट्रस्ट क्रूशियल होता है और पर्सनल सेलिंग तब हम यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेक्शन। सो फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस हमें क्या-क्या बताता है? तो लिक्विडिटी रेशियो अगर हम मेजर करें, तो वो फर्म्स की एबिलिटी बताती है कि वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कितनी देर में मीट करेगा। यानी कि अगर हमने जितने कर्ज़े लिए हुए हैं शॉर्ट टर्म में, हमारे जो अकाउंट्स पेएबल हैं, यानी कि हमने जो पैसे देने हैं, वो हमारी फर्म्स की जो एबिलिटी है शॉर्ट टर्म यानी कि कैश और कैश इक्विवेलेंट या करंट एसेट जो होते हैं हमारे, वो कितनी देर में अगर हम उनके थ्रू पे करना चाहें तो पे कर सकते हैं। इसे कहते हैं लिक्विडिटी रेशियो। करंट रेशियो आ जाती है और क्विक रेशियो आ जाती है। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ करंट रेशियो होती है और क्विक रेशियो होती है करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी एंड डिवाइडेड बाय लायबिलिटीज़। सो एसेट शॉर्ट टर्म होते हैं फाइनेंशियल हेल्थ, इसमें यूज़ होती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को असेस करने में ये यूज़ होती है।
और एक्टिविटी रेशियो, इसमें हमें पता चलता है कि हमारी फर्म कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। उसमें इन्वेंट्री टर्नओवर आ जाता है, एसिड टर्नओवर आ जाता है और इसमें हर इन्वेंट्री का हम उससे कितना काम ले रहे हैं वो इन्वेंट्री टर्नओवर है। और एसिड टर्नओवर होता है कि हम इस एसिड से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, उसे एसिड टर्नओवर कहते हैं। और ये करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेजर। डेब्ट रेशियो आ जाती है, कंपनी की फाइनेंशियल लेवरेज को मेजर करती है। कंपनी के फाइनेंशियल लेवरेज को मेजर करने के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो होती है कि टोटल डेट जो हमारा है और वो हमारी ओनर्स इक्विटी से डिवाइड कर देते हैं। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होती है और इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को लेवल्स फ्रॉम बोरिंग से। हमारी कितनी बोरिंग्स है और उस पे हमारा कितना रिस्क बन रहा है वो हमें डेट टू इक्विटी रेशियो से और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से भी पता चलता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वो रेशियो होती है जो कंपनी की एबिलिटी बताती है कि वो कितनी प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। सो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी टोटल जो हमारा नेट प्रॉफिट जो है उसको डिवाइड कर देते हैं हम ओनर्स इक्विटी से कि इस हमने इनिशियल जो ओनर्स का कैपिटल था, जो अमाउंट उसने बिजनेस जनरेट करने में लगाई थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो उसकी थी, उस पे हमें कितना रिटर्न आया है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन टोटल प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं ओनर्स इक्विटी से। सो नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। सॉरी, नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है कि रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करके इसको डिवाइड करते हैं रेवेन्यू से, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आ जाती हैं उसमें। उसमें हम कंपनी की कि वो कितना प्रॉफिट जनरेट करेंगे, तो इसमें हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाता है। और 2016 की बैलेंस शीट एक्सवाईजी इंडस्ट्रीज की दी गई थी, जिसमें करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन नंबर 7 में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो पूछा गया था, जिस प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल सा फॉर्मूला है। फ्यूचर वैल्यू जो हमें मिल रही है उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 1 + आर हमारे पास जो उन्होंने हमें रेट रिटर्न दिया होता है उसको कहते हैं, और उसकी पावर ले लेते हैं, जो भी जितने सालों तक बाद हमें ये रिटर्न मिलेगा, जितने सालों बाद ये रिटर्न मिलेगा उसको कहते हैं आर। तो इसमें हमें ये सारा कुछ गिवन होता है। 10,000 डिवाइडेड बाय 1 + 10, 10% मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 100 और हमारे पास 0.1 आ जाएगा। तो 1.1 की पावर हम लेंगे 3 ईयर्स और फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं 1 + r/r⁴n, उसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। सो ये हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी वो होगी 7,513। और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि इसका मतलब होता है कि अगर आप हर गुजरते वक्त के साथ पैसे की कदर कम होती है, वैल्यू पैसे की कम होती है, जिसकी वजह से हमें जब ये इन्वेस्ट करना होता है तो हमें चेक करना होता है कि उस हिसाब से जो हमें इनकम मिल रही है तो ये इस पैसे की एक्चुअल वैल्यू उस वक्त क्या होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर में जो हमें मिलेगी 7,513, उसकी असल वैल्यू 10,000 की क्या होगी। तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट जो है हमारी फ्यूचर वैल्यू दे रही है, उसकी असल वैल्यू आज के दौर के हिसाब से 7,513 होगी, यानी कि पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है कि विद हर गुजरते वक्त के साथ साथ हमारी कैसे हमारी वो जाएगी, कितने पैसे हमारे कम होंगे या वैल्यू कितनी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट वो करें, वो पॉइंट होता है जहाँ पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। और ये यूनिट्स में आता है कि हम कितनी ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि हमें ना प्रॉफिट दे ना लॉस दे। तो वो आ जाता है हमारे पास जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है हमारी, उसको हम डिवाइड कर देते हैं सेलिंग में से, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं पहले पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेलिंग, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कर दिया उससे वेरिएबल कॉस्ट और उससे फिक्स्ड एसिड से उसको डिवाइड कर दिया। फिक्स्ड एसिड हमारे पास 2,50,000 है, 7.50 हमारी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट हमारी है 3। तो हमारे पास जो एक्चुअल कॉस्ट आई है वो 4.50 और उसको हमने डिवाइड कर दिया 250,000 में से। 667 यूनिट्स हमारे ब्रेक इवन पॉइंट्स है, ये यूनिट्स है। और ईपीएस होती है हमारी अर्निंग पर शेयर। नेट इनकम जो हमारी हुई होती है उसमें से प्रेफर्ड डिविडेंड को माइनस करते हैं, नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स यानी कि डिवाइड कर देते हैं उसको फिर नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स में। सो नेट इनकम हमारे पास है 1 लाख, प्रेफर्ड शेयर इसमें से है हमारे पास 40,000। तो 1 लाख में से 40,000 माइनस किया 60,000 और उसको डिवाइड कर दिया 20,000 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 3। ये हमारे पास आ जाएगी अर्निंग पर शेयर। पर शेयर हमने कितने पैसे कमाए हैं। प्रेफर्ड डिविडेंड हमने इसलिए माइनस किए हैं कि जो सो अर्निंग पर शेयर में हम नेट इनकम से माइनस करते हैं प्रेफर्ड डिविडेंड, क्योंकि प्रेफर्ड डिविडेंड तो हमने देने ही देने होते हैं, ठीक है। और प्रेफर्ड डिविडेंड हम इसलिए देने होते हैं क्योंकि वो सबसे पहले जो एक्सक्लूसिव फंड्स होते हैं ना उसमें से प्रेफर्ड डिविडेंड देना पड़ता है। और ये इसी तरह होता है जैसे कि आपने, ये दोनों का काम करता है, स्टॉक्स भी और डेट का भी, ठीक है। और ये गारंटी पेमेंट होती है, इसी वजह से इसको एक तरह से ये डेट भी है और स्टॉक भी है। सो इसको हमने प्रेफर्ड डिविडेंड को माइनस करना है पहले नेट इनकम से और फिर उसको डिवाइड करना है कॉमन शेयर से।
ठीक है, इसलिए हम अर्निंग पर शेयर जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसमें से ये माइनस करते हैं। DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन को अगर हम डिवाइड कर दें नेट ऑपरेटिंग इनकम से तो हमारे पास आ जाता है। सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास गिवन होता है 4 लाख है इस केस में, और नेट ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास थी 1 लाख। तो DOL है 4 कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम। सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज is percentage change in profit divided by percentage change in income. So ये operating expensive and percentage change in income. So it tells us about dividing the change in operating income by change in revenue. Operating income हमारी contribution margin भी कहती है, और डिवाइड कर देते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम से इसको। So 4 lakh divided by 1 lakh is equal to 4, which is a degree on of operating leverage. After tax cost of financing, dividend divided by price, डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस इज इक्वल टू, इफ डिविडेंड इज इक्वल टू 12 और प्राइस हमारे पास 100 है तो 12% प्रेफर्ड स्टॉक का हमारे पास होता है। और बॉन्ड्स होते हैं इंटरेस्ट रेट में से माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस टैक्स रेट। तो अगर 40% टैक्स रेट है तो उसको 0.4 को माइनस कर देंगे 1 से, और 6% जो होगा वो होगा बॉन्ड्स का। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग होती है कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो ये होती है कि डिविडेंड हम पे कर रहे हैं और उसकी पर मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है। सो डिविडेंड प्रेफरेंस स्टॉक में जो पे कर रहे हैं वो डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, तो हमारे पास आ जाता है 12% प्रेफरेंस स्टॉक का कॉस्ट आफ्टर टैक्स कॉस्ट फाइनेंसिंग। और